अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हर बंदा पाकिस्तान में परेशान है कि क्या होगा आने वाले दिनों में, हफ़्तों में। और जो हालात हैं इस वक्त काफ़ी ज़हनी तौर पे एक कोफ्त का भी बायस बन रहे हैं, गुस्से में भी हैं लोग, परेशान भी हैं। इस सूरत हाल में हमने सोचा कि आपकी मुलाकात एक नौजवान सियासतदान से करवाते हैं। पहले भी हमने उनका इंटरव्यू किया, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, उन्होंने वक्त दिया। आजकल ये भी टीवी चैनल्स पे भी आप देखते होंगे, बड़े उसको कहते हैं पेंसिव मूड होता है कि आप सोच विचार में होते हैं कि अब हम क्या जवाब दें, कि समझ नहीं आ रही होती कि हम दाएं जाएं बाएं जाएं और कौन सा रास्ता महफूज भी होगा। बहुत सारे पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं। तो मुस्तफ़ा, शुक्रिया आपने ये वक्त निकाला। आसानी से आजकल कोई इंटरव्यू देने पे राज़ी भी नहीं होता, ख़ास तौर पे यूट्यूब के लिए। मैं तो यूट्यूब करता हूँ आम लोगों की तालीम के लिए, मेरा उसमें कोई मिशन नहीं है। क्योंकि टीवी पे जो डिबेट है आपको मालूम, वो तो काफ़ी हद तक मैं नहीं कहूँगा हाईजैक हुई हुई है, बट ऐसे ही लगता है। तो वहाँ भी हम जाते हैं, बात करते हैं। तो मैं तो आजकल दो बड़ी सोच विचार करके बात करता हूँ और लोग मुझे कमेंट्स में फिर लिखते भी हैं कि आजकल आप बहुत मोहतात हो गए हैं। तो मैंने किसी को फिर फाइनली ट्विटर पे जवाब में लिखा कि जी मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। नहीं, जनरली वैसे मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल्स की और टॉक शोज़ की ख़ुसूसन जो व्यूअरशिप है, मेरे ख्याल से वो कोई नीचे आई है। और जो यूट्यूब के ऊपर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो व्यूअरशिप है मेरे ख्याल में बड़ी है। तो अब उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूट्यूब में आप खुला कर बातें भी कर सकते हैं, आपके ऊपर वो प्रेशर्स भी नहीं होते। लेकिन स्टिल मकसद तो यही होना चाहिए कि लोगों की आगाही बढ़े, लोगों का जो सियासी शऊर है उसमें इजाफा हो। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। नहीं, बहुत शुक्रिया। और ये अच्छा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ख़बरों का कारोबार तो नहीं है दुनिया में। आप लोगों की तालीम भी तो कर सकते हैं, एजुकेशन उनको, ताकि लोग गुमराह ना हों, भले वो गुमराही राइट से हो या लेफ़्ट से हो। तो गुमराही से बचाने के लिए फिर आप जैसे दोस्तों के साथ गुफ्तगू का मज़ा भी आता है। तो आप बताएं, 3 4 5 साल, कई काफ़ी साल आप पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे। जब आपने अभी करियर शुरू किया, सियासी करियर, तो आपका क्या जोश व जज्बा था और वो जोश व जज्बा क्या बरकरार है अभी? अनफॉर्चुनेटली नहीं बरकरार जी। मैं कह सकता हूँ कि झूठ बोल सकता हूँ और एक बनावटी चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ कि नहीं बरकरार है, और बड़ा होपफुल हूँ और ये और वो। एक ज़माने में बहुत होपफुल था, जब सियासत में कदम रखा तो उस वक्त यही सोच थी, ख्वाहिश थी और ड्राइव थी कि यार कि पॉजिटिवली हम कंट्रीब्यूट करें अपनी कैपेसिटी में, और एंड आई होप टू सी अ बेटर पाकिस्तान। लेकिन जब से मैं सियासत में आया हूँ, अब 2 डेकेड्स गुजर चुकी हैं, 20 साल का अरसा गुजर चुका है, और उसमें चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती हुई देखी हैं। हत्ता कि जो गेन्स हम समझ रहे थे कि हमने वो गेन्स हासिल किए हैं पोस्ट 2008, वो गेन्स भी और वो स्पेस भी हम लूज़ कर चुके हैं। तो फिर डेटा हमारे सामने मौजूद है। इस वक्त तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें आपके सारे प्रोफेशनल्स शामिल हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपका कारोबारी तबका है। इन ड्रोव्स पीपल लीविंग पाकिस्तान। और इस वक्त पूरे मुल्क में कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई धंधा नहीं चल रहा, और अगर चल रहा है तो वो सिर्फ इमिग्रेशन का काम करने वालों का। लोग नई कंसल्टेंसीज खोल रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए। कल मुझे पता चला एक कराची में नया दफ्तर खोल रहा है, और किसी ने ये बताया कि जो कंसल्टेंसीज के दफ्तर है पहले से कायम, उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे मुफ्त में रेवड़ियाँ कोई बांट रहा है। तो वो एक हमने, और इसमें हम इस मुल्क की जो सारी अशराफिया है, जिसके अंदर आपके सियासतदान शामिल हैं, आपकी जजेस शामिल हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, आपके जनरल्स शामिल हैं, आपके बिजनेसमैन शामिल है, मीडिया शामिल है, जो हम सारी इस मुल्क की जो एलीट है, उसने इस मुल्क को आपस के झगड़ों में और इतनी आपस में इक़्तिदार की रस्साकशी में वहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब लगता ये है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, खुदा ना करे लेकिन बहुत मुश्किल होगा। हम बैंकरप्सी की नहज पे खड़े हैं।
नहीं, आप बैंकरप्सी क्यों कह रहे हैं साहब? डार साहब नाराज़ हो जाएंगे। डार साहब भले जो मर्जी है कहते रहें जी, लेकिन जो माहौल है, जो हमारे जो बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो सारे जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, और हम लोग जो थोड़ी बहुत तालीम रखते हैं, चीज़ों को समझने की बहुत थोड़ी सी सलाहियत रखते हैं, वो भी देख सकते हैं कि मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है। तो महंगाई, इन्फ्लेशन, इस वक्त पाकिस्तान में श्रीलंका से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई यहाँ पर है, रीजन सारी तरक्की कर रही है, इंडिया की ग्रोथ देख लें, बांग्लादेश की देख लें, और हमारा हाल देख लें। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे कह सकें कि हाँ कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है। 3 तूफ़ानों में पाकिस्तान घिरा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये तीनों क्राइसिस जो हैं इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को बड़े शदीद तरीके से मुतासर कर रहे हैं। तो ये बताएं, इसमें चूँकि अब मैं ये बाद में पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने चूँकि 3 बहरानों की बात कर दी है, इस बहरान में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हमें मालूम है, अगर हम वो जिक्र ना भी करें, सियासतदान जो है वो किस हद तक इन बहरानों को शदीद करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, कि नहीं सियासतदान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाते हैं बड़ी खुशी से उसको मतून करने में। हम अक्रॉस द बोर्ड बात करते हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं, कि खुद सियासतदान इंस्ट्रूमेंट बनता है दूसरे सियासतदान को नीचा दिखाने के लिए। तो क्या ऐसा ही हुआ है? आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी? देखें, ट्रेडिशनली तो ऐसा होता रहा है जी पाकिस्तान की सियासत में। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ PNA की तहरीक सियासतदानों ने चलाई, उसकी आड़ लेकर फिर जनरल ज़िया ने उस वक्त मार्शल लॉ लगाया। फिर उसके बाद 90s की एरा हमारे सामने, जब सियासतदान 2-2 साल की और 3-3 साल की हुकूमतें थीं, कि किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक दूसरे के साथ करते रहे, और फिर इवेंचुअली उसका नतीजा 99 में जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ की सूरत में निकला। तो सियासतदान, लेकिन उन्होंने अपने तजर्बों से सीखा भी जी। फिर शहीद बीबी ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब देखा कि यार कि हमारी ही गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हम सियासत को और मुल्क को नुकसान पहुँचा कर ऐसे मुकाम पर ले आते हैं कि जहाँ पर फिर इंटरवेंशन की जस्टिफिकेशन क्रिएट हो जाती है, तो दे साइंड अ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देन, और उसमें फिर कुछ चीज़ें तय की गई। अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जब सियासत में कदम रखा तो उन्होंने मज़ीद पोलराइजेशन की, और उन्होंने वो तमाम जो हदूद और क़यूद तय की गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उनके साथ किसी से भी कंप्लाई करने से इनकारी रहे। और आज भी उनकी प्रिंसिपल पोजीशन यही है कि वो तालिबान से तो बात कर सकते हैं लेकिन सियासतदानों के साथ बात नहीं करेंगे। तो जब तक सियासतदान एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, रास्ता नहीं निकाले, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्ज़ाम्पल तो बड़ी है हमारी तारीख़ में, कि जब हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मुत्तफ़िका आइन है, जिसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एतराज़ नहीं था, जब ये पास हुआ तो उससे 1 महीना पहले रावलपिंडी लियाकत बाग में अपोजिशन का जलसा था, वहाँ पर गोलियाँ चल गईं एंड स्कोर्स ऑफ पीपल डाइड। लेकिन उसके बावजूद, उस इंसिडेंट के बावजूद के जिस इंसिडेंट की वजह से जो जवाज़ बना के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पूरा प्रोसेस डीरेल हो सकता था, उस वक्त की अपोजिशन ने वो नहीं किया। उन्होंने मुल्क का मुफाद सामने रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सानिया मशरकी पाकिस्तान से भी गुजर चुके हैं, इस मुल्क को एक कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है अवाम और रियासत के दरमियान, तो हमें ये आइन बनाना है। वो उन चीज़ों को, अपनी लाशें छोड़ के भी, वो उसके 1 माह बाद साथ बैठे और मुत्तफ़िका आइन मंजूर हुआ, और आज आप हालत देखें। तो आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी? इमरान खान की गलती बिल्कुल थी जी। जिस चीज़ के अंदर लचक नहीं हो वो तो फिर टूट जाती है ना। उनकी सियासत में बिल्कुल कोई लचक नहीं, और फिर उस लचक ना होने की वजह से जिस नहज पे उन्होंने मामलात पहुंचा दिए, फिर इवेंचुअली 9 मई के जो इंसिडेंट्स हुए, जो वैंडलिज्म हुआ, जो आसन हुआ, ये सारी उनकी एक्यूमुलेटिव, जो उनकी एक जो सियासी नज़रिया है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी और मैंने अपने एडवर्सरी को ओवर पावर करना है, ये तो वही था, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तब समझते हैं कि ही जस्ट अपने ही हाथों उन्होंने अपना कला कमा करने की कोशिश की, इनएडवर्टेंटली नहीं, गैर इरादी। इन द नियर फ्यूचर तो जी नज़र ऐसे ही आता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा लिया है।
लॉन्ग टर्म में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में अगर हम तारीख़ के उससे आईने से देखें, जाविये से देखें, तो ओवरनाइट मुस्लिम लीग नून जो थी 1999 में, वो मुस्लिम लीग काफ में तब्दील हो गई, लेकिन आज भी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में एक रियलिटी है। 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर करने से ही इनकार कर दिया जनरल मुशर्रफ के अहकामात पर, और फिर नई एक 4P के नाम से पार्टी रजिस्टर हुई, नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और उसका सरबराह बनाए गए अमीन फ़हीम साहब, और जनरल सेक्रेटरी बनाए गए राजा परवेज़ अशरफ साहब, और बीबी जो थी उनको वो सदर नहीं बन सकी क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी एक पॉलिटिकल रियलिटी रही। तो सियासतदान, वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो 9 लाइव्स होती हैं बिल्ली की तरह, तो इतनी जल्दी वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन एक नियर टर्म वन कैन सी के इमरान खान साहब ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया अपनी गैर लचकदार सियासत की वजह से, और इस अर्ज की बुनियाद पे कि मैं अपने एडवर्सरी को हमेशा ओवर पावर करके और तो मैं रास्ता निकाल सकूँ। आप समझते हैं कि जो मई 9 के वाक़यात हैं उनकी अपनी गैर लचकदारी थी, वो एक फेटल ब्लो है उसकी जमात के लिए, उनकी अपनी ज़ात के लिए, और अभी उनके लिए मौजूद उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। जिस अंदाज़ में मुकदमे बने, फिर कोयटा में वकील कत्ल हुआ है, एक तो उनकी अपनी गलतियाँ, लेकिन दूसरी तरफ देयर मे बी अ प्लॉट कि किस तरीके से एक आपको हुक चाहिए एक साबिक वज़ीर आज़म को फंसाने के लिए। मैं उसमें बिलीव नहीं करता जी, कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ में मैं इतना बिलीव नहीं करता। मुझे यही लगता है कि इमरान खान साहब की सियासत के अंदर अगर पेशेंस होता, सिर्फ चंद हफ्तों की 9 हफ्ते तो रह गए हैं नेशनल असम्बली की मियाद ख़त्म होने में, फिर उसके बाद उन्होंने नेशनल असम्बली से ख़ुद रिज़ाइन किया, सारी की सारी वहाँ से इस्तीफ़ा देकर बाहर निकल आए, उन्हें वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। दीगर सियासी जमातों से गुफ्तगू करते, हर कोई सिर्फ ये मॉरल हाई ग्राउंड लेना कि जी सिर्फ वही पाक साफ़ हैं और वो किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें भी पता है कि वो कितने पाक साफ़ लोगों के साथ घिरे हुए हैं। हर इंसान ख़ता का पुतला है, उनके अंदर ख़ुद बहुत सी ख़ताएँ मौजूद होंगी, वल्लाह आलम उनके इर्द गिर्द लोगों में शायद हों। तो हम वो ये तसव्वुर करके बैठे रहे कि वो, और फिर वो उन्हें कुछ गलत पट्टियाँ भी पढ़ाई गई उनको, उनकी पॉपुलैरिटी विद इन द रैंक्स एंड फाइल ऑफ द मिलिट्री, वो उनको ऐसी कोई बढ़ा चढ़ा कर बताई गई कि जिसकी बुनियाद पे वो समझ रहे थे कि शायद उनके लिए ओवर पावर करना कोई मुश्किल ना हो। तो मैं तो यही समझता हूँ कि 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे वो उन्हीं की उस सियासत का की इवेंचुअलिटी और रिज़ल्ट यही निकलना था। और वैंडलिज़म और आसन जो हुआ उसने हमारी सियासत को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और इमरान खान साहब की शॉर्ट टर्म में तो सियासत को उड़ा के रख दी है। तो आप बात कर रहे थे कि जो पाक साफ़ लोग इनके इर्द गिर्द भी थे, सो वही पाक साफ़ लोग अब जहांगीर तरीन साहब की तरफ चले गए हैं, तो उनका भी अभी वो वाकई पाक साफ़ हो जाएंगे? चैलेंज मेरे ख़्याल से ये होगा कि एक स्पेस तो ओपन हुई है कि जिस पे आप बाकी जो सियासतदान है नज़रें लगा कर बैठे हैं कि हमने इस स्पेस को और कैसे हमने कैप्चर करना है। मेरा ये ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब के सामने 2 हर्डल्स हैं। पहला ये कि उनकी अभी अपनी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इन फील्ड है, सुप्रीम कोर्ट से जो वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दूर होती तो उनके लिए पार्टी का सरबराह बनना भी कानूनन अमलन पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंडली, जो वोटर का शिफ्ट होना है जहांगीर तरीन साहब की तरफ, वो उसके ऊपर मेरे ख्याल से कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इमरान खान साहब की मौजूदगी में क्या उनका वोटर शिफ्ट हो जाएगा जहांगीर तरीन साहब की तरफ? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और जो इलेक्टेबल्स उनके साथ गए हैं
मुझे नहीं लगता कि उनमें ऐसी कदावर शख्सियात हैं कि जो इसके ये पुल ऑफ कर सके, लेकिन वक्त बताएगा, देखते हैं।